लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हमें कैसे क्या कहते हैं देखना है, और हमारे सब्जेक्ट में क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलरिटीज है फ्रॉम अदर सब्जेक्ट। और मैंने आपको ये बताया था कि कैसे हम सब्जेक्ट को इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको ये एज एन आइडियल स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए, हर एक क्लास की पहले से ही तैयारी करके आए। किसी का माइक खुला हुआ है, आप देखें किसका है। अपने अपने माइक तभी आप खोलें जब आप क्या कहते हैं आपको सवाल पूछना हो, अदरवाइज ये डिस्टरबेंस है। तो प्लीज इसके ऊपर ध्यान दें। बाकी अगर आपको दिक्कत है तो आप बिल्कुल, मसूद अहमद लकार, भाई ये आपका माइक खुला हुआ है। आप या तो मतलब म्यूट हो जाए या फिर क्या है, प्लीज मेक मी पैनलिस्ट। ठीक है भाई, अब ये पैनलिस्ट वाला जो मतलब है वो हो जाएगा सॉर्ट आउट धीमे धीमे, डोंट वरी। ठीक है, जिसको भी पैनलिस्ट मतलब सवाल पूछते हैं वो उठा दे, मैं उसको देख लूंगा। एनीवे, सो लास्ट क्लास में हम लोग जो बात कर रहे थे वो क्या कहते हैं, क्या है भाई, हाँ, तो लास्ट क्लास में मैं आपको जो बता रहा था, मैंने आपको बोला था कि भाई सबसे पहले हमें जब भी कोई केमिस्ट्री की किताब पढ़नी है तो सबसे पहला पोर्शन आता है जनरल केमिस्ट्री का। और जनरल केमिस्ट्री के पोर्शन में हमें बेसिक बातें करनी है, और बेसिक बातों में सबसे पहले आता है एटम, मॉलिक्यूल्स, इन सब के बारे में। एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एंड देन केमिकल बॉन्ड। ये 3 चैप्टर तो हमें पहले करने ही है, चाहे हम 11th क्लास की पढ़ाई करें, चाहे 12th क्लास की पढ़ाई करें, चाहे हम किसी भी क्लास की पढ़ाई करें केमिस्ट्री में, ये 3 चैप्टर तो आपको आने चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक, जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो मैं आपको बता रहा था, जो सब टॉपिक चल रहा था, मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम का भी ब्रेकअप बताया था कि हम कैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले टॉपिक को खत्म करेंगे इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो मैंने, अपन लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे थे, मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया था कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिजिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ये बेसिक सा जो समरी है लास्ट क्लास का वो हमने आपको दिया था। ठीक है, तो आज अपन लोग उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, और हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक जो था वो था डिस्कवरी ऑफ एटम, मतलब डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो हम सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, और डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल में सबसे पहला जो पोर्शन था जो मैं लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर रहा था वो था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको बताया था कि भैया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया, उसका बेसिस क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या थी, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्केट में डिस्कवर हुई वो था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं CRT, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट का बेसिक सेटअप क्या है, और क्यों हमें अलग अलग चीजें चाहिए, हमें क्यों वैक्यूम चाहिए, हमें क्यों मिनिमम प्रेशर चाहिए, ये सब बातें मैंने आपको बताई। ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा कि आपके पास एक इस टाइप का एक ग्लास ट्यूब है, और आपने जरूर, मैंने आपको बोला था कि आप एनसीईआरटी में जाके जरूर देखें, तो आपने बढ़िया एनसीईआरटी में एक अच्छा फिगर बना हुआ है। तो ऑफकोर्स आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ाई किया हो और मेरी बात मानी हो तो आपको जरूर इस टाइप का फिगर एनसीईआरटी में मिला हो। तो मैं केवल बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है आपको चीजों को के एक्सप्लेनेशन देना। ठीक है, बाकी तो देखो फिगर तो अच्छे बने हुए हैं, जो कंप्यूटर प्रिंट है वो तो बना ही हुआ है, आप जरूर देख सकते हैं। तो मैंने बोला था कि आप एक बहुत बड़ी बैटरी लगाते हैं अराउंड 10,000 वोल्ट की। ठीक है, और एक ग्लास ट्यूब होता है जिसके अंदर से एयर को हम निकाल लेते हैं यूजिंग वैक्यूम पंप। ठीक है, तो वैक्यूम पंप लगा के हम उससे एयर को निकाल लेते हैं। प्रेशर जो है एयर का वो बहुत ही कम रखते हैं, या गैस का प्रेशर अराउंड 10⁻⁴ mm ऑफ Hg के बराबर रखते हैं, तब जाके मुझे अपने एमीटर में डिफ्लेक्शंस देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स मैं ये मान सकता हूँ कि जो भी हमने गैस यहाँ पे भरा है, मान लेते हैं ए गैस भरा है, तो ए गैस का क्या हुआ है, हाई एनर्जी कंडीशन में आयोनाइजेशन हुआ है, और उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गए। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोड है नेगेटिव,
इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, आप जानते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन बनेंगे वो सब नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। भाई रेज हैंड वाले जितने भी लोग हैं, जो भी मॉडरेटर हो भाई, जो जो लोग भी रेज हैंड करें उनको आप पैनलिस्ट बना दीजिए, सवाल जब आप पूछ पाएंगे, ठीक है। प्लीज सेंड मी पैनलिस्ट, ये इसका क्या आंसर है। कई लोग रेज हैंड कर रहे हैं, तो जो भी मॉडरेटर हो करस्पॉन्डिंग स्कूल्स का, वो उनको पैनलिस्ट वाले ग्रुप में डाल दीजिए ताकि वो अपने सवाल पूछ पाए, ठीक है। एनीवे, सो जो मैं आपको बता रहा था वो ये था कि जब इतने लो प्रेशर पे, क्योंकि लो प्रेशर पे डेंसिटी कम है, दैट मीन्स नंबर ऑफ गैस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम कम है, तब हमारे पास इतनी एनर्जी है 10,000 वोल्ट में कि वो उनको आयनाइज कर पाए। दिस प्रोसेस इज नोन एज आयनाइजेशन, ठीक है। आयनाइजेशन आगे चल के हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आयनाइजेशन क्या होता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, ऑफ कोर्स वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। एंड ये प्रोसेस आयनाइजेशन का प्रोसेस है। लाइटनिंग भी आयनाइजेशन के थ्रू ही क्या कहते हैं, मतलब क्लाउड से अर्थ सरफेस के ऊपर आ पाता है। तो आयनाइजेशन तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट चार्ज कैरियर करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। ये तो आपका बेसिक सा मतलब अजम्पशन है, हर जगह माना जाता है कि भैया अगर आपको करंट फ्लो करना है तो करंट तभी फ्लो होगा जब क्या हो, जब चार्ज कैरियर हो। विदाउट चार्ज कैरियर करंट फ्लो होगा नहीं। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है जिससे पता चला कि जो न्यूट्रल एटम था, क्योंकि एटम तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में आपने पढ़ाई था कि एटम इज अ न्यूट्रल स्पीसीज, उसके ऊपर कोई चार्ज होता नहीं, ठीक है। तो एटम को जो आप न्यूट्रल मान के बैठे थे, हमें ये पता चला कि भैया एटम जो है वो टूट जाता है और उसके अंदर से चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, और वो चार्जेस की वजह से ही हमारे इस पर्टिकुलर सेटअप में करंट फ्लो हुआ है, ठीक है। इसी मतलब इसीलिए दिस इज द वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बाय विच हमें पता चला कि एटम कैन बी डिवाइडेड, एटम कैन बी मतलब मैं कहूँ ब्रोकन डाउन इनटू सम सिंपलर यूनिट्स, जो हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो हम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बारी है। तो इलेक्ट्रॉन जो है जितने भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो सब तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पैदा हुए हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भाग रहे हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बोला जाता है कैथोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को बोला जाता है एनोड। इसकी वजह से हम इन रेस को, क्योंकि ये रेस क्या है, फ्लोरोसेंस दिखाती हैं। तो कई स्टूडेंट ने मेरे को क्लास के बाद सवाल पूछा कि सर फ्लोरोसेंस का क्या मतलब है। तो फ्लोरोसेंस का मतलब ये है कि चाहे कोई केमिकल प्रोसेस हो, मतलब किसी भी तरीके से आप, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन को तो कोई देख नहीं पाता, लेकिन हाँ अगर इलेक्ट्रॉन या किसी प्रोसेस के दौरान एनर्जी का ट्रांसफर हो, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, अगर एनर्जी का डिफरेंस इतना हो कि वो विजिबल रेंज में आ जाए तो आपको एक कलर देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि आप तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक पर्टिकुलर रेंज को ही देख पाते हैं, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है मैक्सिमम केसेस में जब आप कलर देख पाते हैं, ठीक है, मतलब कोई चीज या कोई केमिकल प्रोसेस के दौरान या किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान, ठीक है, आप हमेशा यूज करेंगे ये वर्ड फ्लोरोसेंस, ठीक है, ल्यूमिनिसेंस ऐसा वर्ड होता है, बायो में भी होता है यूज, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो है जैसे बायोकेमिकल प्रोसेस के दौरान इस विजिबल रेंज में मतलब फोटॉन्स को इमिट करते हैं, वो आपको दिखाई देते हैं। तो वही यहाँ पे है कि इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के दौरान जो भी क्या कहते हैं रेज बनी, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन बनी, ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन की बीम्स बनी, क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन तो बना नहीं, आप कितने ही कम अमाउंट ले लीजिए गैस का, एक मोल गैस में आप जानते ही, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस लिया एक मोल, तो उसमें कितने पार्टिकल है, 10⁻23, ठीक है। तो अगर आप 10⁻⁻5 ग्राम भी लेते हो तो उसमें भी बहुत सारे पार्टिकल है, ठीक है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बने, तो क्या एक सिंगल रे तो बनी नहीं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन तो बना नहीं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बना है जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। और इसी मतलब जो बीम है इसका एक कलर ब्लू कलर थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, और इस मतलब इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट की वजह से हमें बोल पाते हैं कि भाई ऐसी रेज
हैं जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती हैं। दैट मीन्स इससे प्रूव होता है कि हमारा जो एटम है, जो हम न्यूट्रल मान रखा था, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के दौरान वो ऐसे दो पार्ट में टूट गया है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, जिसमें नेगेटिव पार्ट की जो भी पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इसीलिए इन रेस को क्या बोला गया? हाँ बोलो सर। वो जो रेस होता है वो क्या खाली आंखों से भी देखा जा सकता है या माइक्रोस्कोप या कुछ लगाना पड़ेगा? नहीं, खाली आंखों से देखो, खाली आंखों से आप सब एटॉमिक, आप एटम को नहीं देख सकते, तो सब एटॉमिक पार्टिकल को कैसे ही देख पाएंगे, ठीक है। तो आप खाली आंखों से इलेक्ट्रॉन तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन हाँ, आप अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे चेंज के थ्रू गुजर रहे हैं कि उसमें एनर्जी डिफरेंस विजिबल रेंज में आ गया, तो आपको वो फोटोन जरूर दिखाई देगा कि हाँ भाई ब्लू कलर का एक सेंसेशन आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन खाली आंखों से आप इलेक्ट्रॉन तो नहीं देख पाएंगे, खाली आंखों से तो आप एटम नहीं देख पाते, मॉलिक्यूल नहीं देख पाते, तो इलेक्ट्रॉन तो देखने की कोई बात है ही नहीं, ठीक है। क्लियर है बात? ओके, तो उसके तरीके हैं, ठीक है। जिनको हम खाली आंखों से नहीं देख पाते उनके लिए हमारे पास तरीके हैं। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हम जिंक सल्फाइड नाम का ऐसा मटेरियल ले सकते हैं जिसके ऊपर कोई भी चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो एक ब्राइट स्पॉट बन जाता है। तो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। ऐसे मटेरियल हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज पार्टिकल हिट करता है तो हमें वो दिखाई देता है, चार्ज पार्टिकल के रूप में नहीं दिखाई देता, लेकिन ब्राइट स्पॉट, ब्राइटनेस के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। ओके, ठीक है सर। सो ये रेस कहलाती है कैथोड रेस। तो अब हम कैथोड रेस अगर हमें मिला तो हम इनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते हैं। सो व्हाट डू मीन बाय कैथोड रेस? तो कैथोड रेस आर द रेस व्हिच ओरिजिनेट, भाई आप लोग बोर्ड पे मत लिखिए, ठीक है, आप लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे को नाम दिखाई देता है, अगर आप लिखेंगे तो मैं नाम बोल दूंगा फिर, ठीक है। सो बिल्कुल मत लिखिए क्योंकि बोर्ड पे लिखने का काम मेरा है, मेरे को मेरा काम करने दो यार, आप लोग ही कर दोगे तो फिर मेरी जरूरत ही क्या है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, भावनाओं को समझो यार, ठीक, पढ़ लो। सो कैथोड रेस जो है, हम उनके बारे में क्या बोल सकते हैं? पहली चीज कि दे ओरिजिनेट्स, पहला पॉइंट, ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैथोड एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स एनोड इन CRT एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करूं तो लोगों ने फिर जैसे ही उन्हें ऐसी मतलब नेगेटिव पार्टिकल्स मिले तो फिर वो उनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने लग गए लोग, जैसे कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है, वो पार्टिकल है या नहीं है, वेव की तरह उनका नेचर तो नहीं है। तो कुछ प्रॉपर्टीज जो है जो बिल्कुल एक टेबुलर फॉर्मेट में आपको किसी भी बुक में लिखी हुई मिल जाती है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज कि हमें ये मिला कि भाई ये सबके सब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। सो कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस, मतलब एकदम जिस कैथोड से स्टार्ट हुआ एनोड पे गया, कैथोड से स्टार्ट हुआ एनोड पे गया, इस टाइप से आपको स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन मिलता है। दूसरी चीज हमें ये पता चली कि दे आर फॉर्म्ड बाय व्हाट? फॉर्म्ड बाय नेगेटिव पार्टिकल्स या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जो नेगेटिव से ओरिजिनेट हो और पॉजिटिव की तरफ जाए तो ये बात पक्की है कि उसके ऊपर चार्ज क्या है? अगर वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो उसके ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव है। सो ऑफ कोर्स दे आर फॉर्म्ड बाय नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। आगे चल के उन्हीं पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, समझ में आई बात? तीसरी चीज ये पता चला कि ये जो पर्टिकुलर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ये फंडामेंटल यूनिट है। दैट मीन्स आप कोई भी गैस लो, आप ए की बजाय बी गैस ले लो, आप सी गैस ले लो, डी गैस ले लो, कोई भी गैस ले लो, इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी पे कोई डिफरेंस नहीं आता है। मतलब ये पार्टिकल हर गैस के मॉलिक्यूल्स में, हर गैस के एटम में पाए जाते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, दैट मीन्स दे आर फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। वाई? बिकॉज इनकी जो प्रॉपर्टीज है, एज देयर प्रॉपर्टीज
doesn't vary with the nature of gas taken. ठीक है, मतलब हम कोई भी नेचर की गैस ले लें, उससे उन पार्टिकल की प्रॉपर्टीज पे कोई चेंज नहीं है, मतलब उनका जो चार्ज है, उनका जो मास है, वो कांस्टेंट है। मतलब Q/m जो है, मतलब मेनली जो प्रॉपर्टीज है वो किससे देखी जाती हैं? स्पेसिफिक चार्ज से। समझ लीजिए, किसी भी चार्ज एटम को की प्रॉपर्टीज को आपको डिफाइन करना है तो हमेशा आप एक चीज डिफाइन करते हैं, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज इज डिफाइंड एज व्हाट? चार्ज अपॉन मास, कि चार्ज पर यूनिट मास कितना है। ठीक है, तो अगर ये चीज वेरी नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी चार्ज बना है, जो भी पार्टिकल है, वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा है। ठीक है, तो Q/m की वैल्यू जो है वो फिक्स आती है। ठीक है, Q/m की वैल्यू को अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन से निकाला गया। ऑफ कोर्स वो एक्सपेरिमेंटेशन आपके सिलेबस पे नहीं है, या है तो वो फिजिक्स में पढ़ाए जाते हैं। जैसे एक बहुत ही पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिससे हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को निकाल पाते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में बात कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी पता चला कि दे आर ऑफ पार्टिकल नेचर। क्यों? क्योंकि जब भी ये रेस जो आ रही हैं, जैसे ही आपने इन रेस के, मतलब ये है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, आप अगर बीच में खुद खड़े हो जाए, मतलब आपने कोई ऑब्स्टिकल इसके अंदर रखा, तो ऑब्स्टिकल की शेडो जनरेट होती है। ठीक है, और शेडो जनरेशन का काम जो है वो कौन कौन कर पाता है? शेडो, आप समझे ना, जैसे आप धूप में खड़े होते हैं तो आपकी एक शेडो बन जाती है, तो वो जो शेडो फॉर्मेशन है वो लाइट की किस प्रॉपर्टी को दिखा रहा है? पार्टिकल नेचर को। क्यों? क्योंकि जितना एरिया आपने घेर रखा है, उतने एरिया के सारे फोटोन आपने एब्जॉर्ब कर लिए, तो आपके पीछे फोटॉन्स नहीं रहे, तो आपकी शेडो बन जाती है। ठीक है, तो मतलब शेडो फॉर्मेशन इज इंडिकेटिव ऑफ व्हाट? पार्टिकल नेचर। तो दीज पार्टिकल्स, या जिन भी पार्टिकल से ये रेज बनती हैं, वो शेडो बनाती हैं। तो ये बात आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं, कभी भी आपको प्रूव करना पड़े साइंस में कि भाई कोई चीज पार्टिकल नेचर की है या नहीं है, तो वो एक दो चीजों से प्रूव होती है। एक चीज है शेडो फॉर्मेशन, और दूसरी चीज है कॉलिजन्स। ठीक है, क्योंकि जो पार्टिकल है वो कोलाइड करते हैं, मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, तो वो आप फिजिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, लेकिन बहुत ही ट्रिवियल वे में, अगर हम लेमन टर्म में बात करें, मजदूरों की भाषा में, जिनको ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, तो सबसे आसान तरीका क्या है कि भाई जो भी चीजें शेडो बनाती हैं वो उनमें पार्टिकल नेचर होता है, क्योंकि वो टकरा के वहीं पर रुक गया, ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रही बात? तो कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ये बात तो पक्की है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो उसमें एक फोर्स जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उस चार्ज के ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा, तो जो नेट फोर्स है उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, तो ऑफ कोर्स डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव बढ़ा दोगे तो वो और ज्यादा फास्ट मूव करेगा। अगर आपने कहीं और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी परपेंडिकुलर, तो वो फिर एक कर्वेचर के हिसाब से मूव करेगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में भी आप जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करता है तो एक सर्कुलर मोशन के थ्रू ट्रेवल करता है। ठीक है, ओके, समझ में आई बात? सो दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। और आगे चल के जब और ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन हुए तो ये पाया गया कि चार्ज जो है, जो कि इन रेस के ऊपर होता है, वो पाया जाता है फंडामेंटल, इसी को, इससे मिनिमम चार्ज किसी के ऊपर नहीं होता है, वो पाया जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 coulombs. So that is the unit of charge of electron with a negative charge. So this is the charge, and mass of these particle ME is found to be 9.1 into 10⁻31 kilograms. ठीक है, तो ये इनका Q और M की वैल्यू है। Q के आगे माइनस लगा हुआ है, इंपॉर्टेंट याद रखें। इस चीज को 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, that is regarded as the fundamental unit of charge. Why? Because इससे छोटा चार्ज या इससे बड़ा, मतलब इसके फ्रैक्शनल में चार्ज को हम ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब भी आप किसी भी जगह पे ट्रांसफर करोगे चार्ज का, तो वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही आएगा।
ये चीज आपको जब भी फिजिक्स वाले सर इलेक्ट्रोस्टैटिक या क्या कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तो वो आपको बताएगा। ठीक है, तो ये बात पक्की है कि इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल नहीं है चार्ज का, तो जब भी ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर तो ट्रांसफर होगा ही। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि मैं एक बॉडी हूं जिसके ऊपर चार्ज है, तो ये बात पक्की है कि वो चार्ज हमेशा n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज होना चाहिए। ठीक है, सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज इज दिस मच एंड दिस इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय E। E इसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सो E इज व्हाट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, जिसकी वैल्यू जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम के बराबर होती है। आई थिंक फिजिक्स वाले सर भी आपको यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर ही पढ़ा रहे हैं, तो वहां भी आएगा ये। ठीक है, एक यूनिट ये भी आप पढ़ेंगे, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, ओके, कूलाम तो है ही एक यूनिट, वो बड़ी यूनिट है क्योंकि हम लोग तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ट्रांसफर नहीं देखते। ठीक है, हमारी जो साइज है बहुत बड़ी है, तो हम तो सीधा कूलाम में चार्ज ट्रांसफर नोट करते हैं। लेकिन जब टेक्निकली आप देखें तो बड़े लेवल पे तो कूलाम में चार्ज ट्रांसफर है, लेकिन छोटे लेवल पे जब आप जाएंगे तो वो जो भी कूलाम में चार्ज आया है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही आया है। ठीक है, सो दैट यू विल लर्न इन फिजिक्स आल्सो। सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, किसी को कोई भी मतलब डाउट है, कोई भी चीज सर स्पेसिफिक चार्ज अभी कितना होगा सर? हेलो, स्पेसिफिक चार्ज आप डिवाइड कर दीजिए दोनों को। Q की वैल्यू आपको पता चल गई है, M की वैल्यू आपको पता चल गई है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट स्पेसिफिक चार्ज। वो तो मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, सो यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, आपको आंसर समझ में आया? बोलिए, आवाज नहीं आ रहा आपका, थोड़ा मतलब इंटरनेट को एक बार अपना चेक कर लीजिए कनेक्शन, उसके बाद बोलिए। बोलिए बोलिए। चलिए, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। एनीवे, तो आप अपने डाउट जो है वो डायरेक्ट मेरे को, जो भी आपके डाउट है, अगर मान लेते हैं क्लास के दौरान सॉल्व नहीं हो पाया ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू इंटरनेट, क्योंकि आप सभी लोग अपने अपने गांव में हैं मैक्सिमम लोग, तो चलो इंटरनेट का दिक्कत हो सकता है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अगर आपके क्लास में डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आपके पास दो ऑप्शन है। देखो, पहला ऑप्शन ये है कि आप सीधा, आपके पास सबके पास मेरा नंबर है, आप डायरेक्टली मेरे को अपना डाउट भेज दीजिए, मैं उसको वहीं पे सॉल्व कर दूंगा। व्हाट्सएप कर दीजिए, टेलीग्राम कर दीजिए, जो भी आपको दिक्कत आ रही है आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, आप सीधा अपना डाउट भेज दीजिए, उसको आपको सॉल्यूशन मिलेगा अगर क्लास में सॉल्व नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज, मैक्सिमम डाउट जो है वो मैं क्लास में सॉल्व कर ही देता हूँ। आप अगर पेशेंटली सुनेंगे पूरी चीज तो आपके कोई डाउट रहेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं सारी चीजें वैसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। बस ये है कि जिस मोमेंट पे आपको डाउट आया, मान लेते हैं वो मोमेंट पे टॉपिक आधा हुआ है, आपके हिसाब से पूरा हो गया है, जब वो टॉपिक पूरा होगा तो मैं जब बोलता हूँ ना कि आपको कोई डाउट है, तो आप तब तक मैक्सिमम लोगों के डाउट अपने आप क्लियर हो जाते हैं। फिर भी आपके डाउट रह जाते हैं तो दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि देखो भाई, बेटर है कि आप जो करस्पॉन्डिंग स्कूल्स में रजिस्टर्ड हैं, आप उन स्कूल में जाके क्लास करें, वहां पे और भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब चीजें, बड़े स्क्रीन है, आपको ज्यादा मजा आएगा। तो अगर आप स्कूल में क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं तो बेस्ट है भाई। ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते, मैं सारे ऑप्शन दे रहा हूँ, मेरे को बोल लेने दो। ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते तो भाई क्लास के बाद आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। जैसे अभी एक भाई है, वो सवाल नहीं पूछ पा रहा है, इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, कोई कुछ कहना चाहता है तो बताए। हेलो, बोलो बोलो सर। पार्टिकल नेचर, शेडो ऑफ फॉर्मेशन को समझा नहीं बोलो। पार्टिकल नेचर की बात करें, देखो भाई, जैसे मैं आपसे बोलूं
कि आप पार्टिकल नेचर हो या वेव नेचर हो। ये बताइए, आपने ये दोनों टर्म्स सुने हैं या नहीं सुने हैं, पार्टिकल एंड वेव नेचर। एक्चुअली क्या होता है, पार्टिकल ऐसे समझिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज दैट मेरे को आपके ऊपर एनर्जी ट्रांसफर करना है। मान लेते मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे आपके ऊपर एनर्जी भेजना है। मान लेते मुझे 100 जूल एनर्जी ट्रांसफर करने हैं आपके ऊपर, ठीक है। मैं दो तरीके से इसको ट्रांसफर कर सकता हूँ। सब कुछ एनर्जी ट्रांसफर के ऊपर है, ठीक है। सब कुछ फिजिक्स है एक हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। तो आप समझिए, मैं अगर ए पॉइंट पे हूँ और मुझे बी पॉइंट पे एनर्जी ट्रांसफर करना है। मान लेते हैं ये पॉइंट है ए, ये है बी, ठीक है। मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एनर्जी ट्रांसफर करना है। मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, ए पॉइंट पे मैं अपनी बंदूक निकालूं और बंदूक चला दूं आपके बी पे 100 जूल वाली, ठीक है। तो बंदूक क्या होगी, जो जो बुलेट है वो जाएगी एनर्जी लेके और आपके ऊपर टकराएगी, ठीक है, और आपको एनर्जी मिल जाएगी। उतनी एनर्जी आप तक ट्रांसफर हो जाएगी। दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज नोन एज पार्टिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। समझ में आई बात। तो जब भी पार्टिकल ट्रांसफर होता है तो जो मीडियम के पार्टिकल है, ये जो गोली पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गई, उसने मीडियम के पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिया। ये बात पक्का है, ठीक है। मतलब मीडियम कभी सेम नहीं होता है, ठीक है। एनर्जी तो ट्रांसफर हो जाएगी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, ठीक है, लेकिन ए और बी के बीच के जितने भी पार्टिकल थे, जो भी इक्विलिब्रियम था, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। दिस इज नोन एज पार्टिकल नेचर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। वेव क्या होती है, वेव ऐसा एनर्जी ट्रांसफर है कि ए से बी पे एनर्जी तो चली गई, लेकिन बीच वाले पार्टिकल का कोई मूवमेंट नहीं हुआ, एनर्जी ट्रांसफर हो गई लेकिन, ठीक है। समझ में आई बात। जैसे सर इसके एग्जांपल दे सकते हैं? हेलो, हाँ एग्जांपल जो दे रहा हूँ। आप क्या मेरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं क्या? सर वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क। अच्छा, चलिए मैं लिख के बताता हूँ। देखिए देखिए, आप पॉइंट ए पे हैं, आपको पॉइंट बी पे एनर्जी को भेजना है, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आपको एनर्जी को भेजना है, ठीक है। पार्टिकल नेचर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है कि आपने ए से किसी पार्टिकल को हायर किया, उसको एनर्जी दी, और वो गया और उसने बी पे जाके अपना कोलिजन किया, कोलाइड करके उसने अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया। बी को एनर्जी मिल गई, 100 जूल एनर्जी लेके गया था, और मान लेते हैं अगर बीच में कहीं भी उसने कोई भी हीट डिसिपेट नहीं की, कोई भी एनर्जी नहीं छोड़ी, तो 100 जूल एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हो गई। आइडियल केस है, ठीक है। लेकिन जब वेव नेचर, तो इसमें हुआ क्या, एनर्जी तो ट्रांसफर हो गई ए से बी को, लेकिन बीच वाले जो पार्टिकल थे, ये जो पूरे पार्टिकल्स थे, ये पार्टिकल अपनी जगह से जरूर डिस्प्लेस हो जाएंगे। आप जानते हैं जब भी गोली मूव करती है तो ऑफ कोर्स जो एयर है वो बाय डिफॉल्ट अपनी जगह को छोड़ के चली जाती है, क्योंकि बहुत हाई एनर्जी लेके जा रही है, ठीक है। लेकिन जब वेव वाली बात होती है तो वेव में आप कभी भी डायरेक्ट बी पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं करते। आप क्या करते हो, ए पे हो आप अपने अगले पार्टिकल को एनर्जी देते हो, और वो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे या तो ऐसे ऑसिलेट करेगा परपेंडिकुलर, या तो ऐसे ऑसिलेट करेगा इन द सेम डायरेक्शन, और अपनी एनर्जी को अगले पार्टिकल पे ट्रांसफर करेगा, फिर अगले पे करेगा, फिर अगले पे करेगा। दैट मीन जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफर होगी, वैसे वैसे जो अपने ये पीछे वाले पार्टिकल हैं, वे अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। जैसे जब आप कोई पत्थर फेंकते हो, कहाँ पे, आपने मान लेते हैं आपको आपके सामने एक तालाब है, तालाब में मान लेते हैं एक बोट है, ठीक है, कागज की बोट है। आप उस कागज की बोट को हिलाना चाहते हैं, अपनी जगह से डिस्प्लेस करना चाहते हैं। दो तरीके हैं, आप डायरेक्ट पत्थर उठाएं और बोट को मार दें, दैट इज पार्टिकल ट्रांसफर। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट बोट पे ना मारें, आप पानी में पत्थर मार दें, तो होगा क्या, आपको वेव बनती हुई दिखाई देंगी पानी में, है कि नहीं। और उस वेव के थ्रू आपका जो नाव है कागज वाला, उसके ऊपर एनर्जी ट्रांसफर होगा और वो डिस्प्लेस हो जाएगा। दिस इज नॉन एज वेव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो फिजिक्स का जो बेसिक फंडामेंटल है वो यही है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। यही चीज केमिस्ट्री में इनकॉर्पोरेट हो जाती है, ठीक है। और केमिस्ट्री वाले इसी चीज को ऐसे समझाते हैं कि अगर आप पार्टिकल नेचर के हैं तो आप हमेशा कोलाइड करेंगे, कोलिजन करेंगे, तो कोलाइड करके आपने एनर्जी ट्रांसफर कर दी, आप वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो अब सोचिए, कैथोड रे है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन आए और अगर आपके ऊपर टकराए और आपको सारी एनर्जी दे दी, तो इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गए ना भाई,
जब इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो अब इलेक्ट्रॉन आगे दिखेंगे ही नहीं, ठीक है। दैट मीन्स एक शैडो बन जाएगी जो भी ऑब्जेक्ट है जो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। Yes, सो sir. पार्टिकल नेचर हमेशा शैडो बनाता है, ठीक है। ये है मजदूरों की भाषा में, फिजिक्स केमिस्ट्री की भाषा में नहीं। अगर किसी भी आदमी को, मान लेते कोई मजदूर भी है, उससे बोलो कि भाई पार्टिकल नेचर को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कि आप उसके ऊपर पार्टिकल को मारिए, अगर पार्टिकल उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो उसकी शैडो बन जाएगी। शैडो देख लीजिए, अगर बन रही है तो पार्टिकल नेचर है, नहीं बन रही है तो पार्टिकल नेचर नहीं है। क्लियर? बोलिए, ठीक है समझ में आया सबको? सर क्लियर है सर। सर शेडो फॉर्मेशन और कोई डाउट है किसी को? बताएं। सर शेडो फॉर्मेशन वाला पार्ट समझ नहीं है। अभी मैंने बोला, वही तो समझा रहा था मैं आपको। जैसे आप धूप में खड़े होते हैं तो आपका शैडो बनता है। आप जब रूम के अंदर बैठते हैं तो आपका शैडो आपको जनरली नहीं दिखाई देता, लेकिन जब आप धूप में खड़े हो जाएंगे तो आपको हमेशा अपने पीछे या अपने आगे की तरफ एक शैडो बनता हुआ दिखाई देता है। आप बताइए, धूप क्या है? लाइट ही है ना। लाइट क्या होता है? लाइट पार्टिकल नेचर भी दिखाता है और वेव नेचर भी दिखाता है, दोनों नेचर दिखाता है। शैडो फॉर्मेशन लाइट के पार्टिकल नेचर को इंडिकेट करता है। क्यों? क्योंकि लाइट के जितने भी फोटॉन्स आए, ठीक है, जो फोटॉन्स आपकी बॉडी से टकराए वो आपके अंदर एब्जॉर्ब हो गए, आपको गर्मी लगती है, हीट में चेंज हो गए। तो जितने भी फोटोन आपने एब्जॉर्ब कर लिए उतने फोटोन अब पीछे नहीं होंगे ना आपके, तो पीछे फोटोन लेस, मतलब क्या बन जाएगी? शैडो बन जाएगी। शैडो मीन्स क्या? कि वहां पे फोटॉन्स नहीं है, वहां पे लाइट नहीं है, क्योंकि जितनी भी लाइट आपने एब्जॉर्ब कर ली वो लाइट का आपका शैडो बन गया करस्पॉन्डिंग। समझ में आई बात? बोलो। यस सर। भाई सीधी बात है, मेरा हाथ है, ठीक है, और हाथ के पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, आगे की तरफ तो जिस तरफ से लाइट आ रही है, ठीक है, वो इल्यूमिनेटेड है, लेकिन पीछे की तरफ जो है वो काला है। काला क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि आगे की तरफ वाला पोर्शन जो सीधा लाइट के सामने है उसने लाइट के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया। समझ में आई बात? तो पीछे की तरफ फोटोन नहीं रहे, ऐसी बात है। यही तो है शैडो फॉर्मेशन। ओके, बोलो। क्लियर है सर। ओके, क्लियर है सर। स्पेसिफिक चार्ज किया यार देखो, कुछ लोगों की आवाज मेरे को क्लियर नहीं आ रही है। स्पेसिफिक चार्ज। आप चिंता मत करिए, आपके डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर होंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बस आप एक एक करके आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। बोलो। सर स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, भाई देखो अभी मैंने तो बताया कि स्पेसिफिक चार्ज क्या है। स्पेसिफिक चार्ज होता है Q/m, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि इसके ऊपर जो Q है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका जो मास है वो है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो आपको स्पेसिफिक चार्ज मिल जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10⁻31। तो ऊपर है कूलम और किलोग्राम है नीचे। तो ये आपका स्पेसिफिक चार्ज, जिसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, नहीं कर सकते हो क्या? सर स्पेसिफिक चार्ज कुछ पार्टिकल का है। स्पेसिफिक चार्ज कुछ पार्टिकल का, समझा नहीं मैं। स्पेसिफिक चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का है। हाँ, तो जो रेज है वो किससे बनी है? कैथोड रेज बनी है इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का जो मास है दोनों को डिवाइड कर दो, सो दैट विल गिव यू द स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। तो इस केस में कितना आएगा स्पेसिफिक चार्ज? इस केस में अराउंड, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अराउंड आपको 1.75 के लगभग मिलेगा। 1.75 इंटू 10⁻⁻, कितना आएगा? 31 और 19 -11 कूलम पर किलोग्राम, ये मिलेगा आपको स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। तो अगर कोई आपसे बोले कि कैथोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज कितना, तो आपका आंसर ये है। क्यों? कोई बोले कि कैथोड रेज में क्या मतलब, कैथोड रेज में आपने इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यों लिया, तो आपका आंसर क्या है कि कैथोड रेज इज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मींस उसमें जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हमें पता है। तो हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड करके आपको स्पेसिफिक चार्ज मिल जाएगा। So specific charge is nothing but what? The division, mathematically, it is a division of charge by mass, ठीक है। यूनिट सिस्टम क्या है?
चार्ज को हम कूलाम में लेते हैं, मास को हम किलोग्राम में लेते हैं, तो आपको मिल जाएगा यूनिट कूलाम पर किलोग्राम। बोलो, ठीक है। सर ये -11 वोल्ट है। हेलो, क्या बोल रहे हैं भाई साहब? कैथोड रेस और इलेक्ट्रॉन एक ही चीज है जैसे? भाई बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मुझे आपने जो भी बोला। एनीवे, चलो ठीक है, आपको जो भी डाउट है इसके अलावा भी यू कैन ऑलवेज आस्क। मैंने आपको बोला ही है, मेरा नंबर आपके पास है ही, आप मेरे से पर्सनली पूछ लीजिएगा, मैं आपको clear कर दूंगा। आप डायरेक्ट अपना एक ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, मैं भी अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। देखो ये सब चीजें हैं, ये टेम्पररी है, जब तक ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ठीक है, तब तक ये सब दिक्कतें आप लोग फेस कर रहे हैं। जब ऑफलाइन क्लास होगा तो आपको ये दिक्कतें फेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सर ऑफलाइन क्लास कब शुरू होगा सर? भाई जितनी जल्दी गवर्नमेंट हाँ बोल दे यार, हम तो एकदम तैयार हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट का रूल है भाई साहब, तो अब क्या ही कर सकते हैं हम, ये मतलब नोटिस नहीं निकाल सकते। लेकिन हाँ, जितने लोग, देखो स्कूल में सारे अरेंजमेंट कर रखे हैं हमने, ठीक है, जितने लोग पास में रहते हैं, जितने लोग आ सकते हैं, तो वो स्कूल ज्वाइन कर लो यार। स्कूल में अरेंजमेंट नहीं है सर। क्या है? स्कूल में अरेंजमेंट नहीं है सर, अभी तक नहीं हुआ। स्कूल में तो यार मैं खुद देख के आया था, मैं जब वहाँ पे अभी तक हमारे स्कूल में नहीं हुआ सर। अरे मैं तो खुद देख के आया था, बड़ा सर सा। अभी के सर वो हमारे जिस क्लास में क्लास करना है ना, वो उसको वहाँ पर काम चल रहा है सर। तो सामने जिस वजह से हम क्लास में हम तो स्कूल पर है अभी। सर प्लीज कंटिन्यू कीजिए सर। किस स्कूल की बात कर रहे हो तुम? पथारकंडी या बदरपुर? पत्थरगंदी। नहीं, मैंने वो स्मार्ट बोर्ड तो देखा है कि स्मार्ट सर वो अभी तक चालू ही नहीं हुआ। नहीं हुआ, अभी चल ही नहीं हुआ। चलो ठीक है, एक बार मैं फिर इसके बारे में बात करूंगा सर से, और जल्दी जल्दी चालू कराने की कोशिश करता हूँ। ओके सर, ओके। डोंट वरी, ये मतलब, लेकिन ये टेम्पररी है, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। जैसे ही ऑफलाइन अपना कोर्स स्टार्ट होगा तो बहुत मजा आएगा। यस सर, ऑनलाइन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर, ऑनलाइन क्लास में। यस सर, समझ रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। सर प्लीज कंटिन्यू सर। क्या बोल रहे हो? समझा नहीं, फिर से बोलो। क्लास कंटिन्यू सर प्लीज। हाँ ठीक ठीक है, चलो तो इतना आपको क्लियर हो गया। तो कैथोड रे के बारे में सारी चीजें हम लोग समझ गए, ठीक है। अब ये बात पक्की है कि देखो, जो आदमी एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसने तो कभी एटम को तोड़ के देखा नहीं। जैसे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि किसने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन, तो वो जे थॉमसन है। तो जो थॉमसन एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो तो यही अज्यूम करके बैठा था कि डाल्टन लॉ के हिसाब से एटम को टूटना नहीं चाहिए, लेकिन एटम टूट गया और उसे नेगेटिव पार्टिकल मिल गए। तो अब खुद बताइए कि अगर आप न्यूट्रल थे, आपके ऊपर जीरो था, वो आपके अंदर से कुछ नेगेटिव पार्टिकल निकल गए, तो ये बात पक्की है कुछ ना कुछ पॉजिटिव बचा होगा आपके ऊपर। दैट मीन्स अगर कोई भी चीज जो न्यूट्रल है वो अगर टूटेगा दो पार्ट में, तो ये बात पक्की है कि अगर मेरे ऊपर चार्ज है जीरो, अगर मैं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ जिसका चार्ज है -E, तो ये बात पक्की है कि मेरे सेकंड पार्ट के ऊपर +E के बराबर चार्ज होना चाहिए, क्योंकि सेम है बात। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। बोलो सर, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज 1.75 into 10⁻11 और 10⁻−11। कितना आ रहा है भाई? मैथमेटिक्स है यार, वो तो सॉल्व कर ही लोगे। अच्छा 31 नीचे है तो +11 होगा। यस सर, +11 होना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि -31 नीचे है और -19 ऊपर है। यार ये तो बेसिक सी बातें हैं। डिवाइड करना जानते ही हो ना तुम लोग? ठीक है, डिवाइड करना तो जानते हो ना यार। 12 होगा शायद। 12 कैसे होगा? नो सर, 11 होगा। 12 होगा, 12 शायद 12 होगा। एक मिनट रुको। हेलो सर वो हम कर लेंगे सर, मैथमेटिक्स है सर। देखो डिवाइड है, डिवाइड कर लो, दोनों की वैल्यू जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको दे दी है।
ठीक है, अब आप एक बार कोशिश करो, 2 मिनट लगाओ, divide करो, আনমিউট করতাম, মিউট করে রেখেছি। ठीक है। और इसमें मतलब देखो मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस ये सीखने के लिए तो आप यहाँ पे आए नहीं हो, वो तो आपको आता है, मैं जानता हूँ कितनी मैथमेटिक्स से आपको नफरत हो, लेकिन डिवाइड तो कर ही सकते हो ना यार, कर लो। Yes, sir. ओके, मेरे को आता है, मेरे को आता है, अगर मैं एग्जाम दूंगा तो मैं कर लूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बेसिस पे जाते हैं। बेसिस क्या है कि जिस आदमी ने एक्सपेरिमेंट किया उसे कैथोड रेज मिली, मतलब उसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मिल गए, तो ये बात पक्की है कि भाई जो चीज हमने बेसिस लिया था गैस, वो गैस तो न्यूट्रल था, अब वो न्यूट्रल में से मुझे नेगेटिव चार्ज मिल रहे हैं, तो ये बात पक्की है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज भी बने होंगे। अब उन पॉजिटिव चार्ज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, समझ में मेरी बात? तो जो पॉजिटिव चार्ज बने उनको आइडेंटिफाई किया गया, और उससे हमें फिर बात हुई, मतलब डिस्कवरी हुई किसकी, प्रोटॉन्स की, ठीक है। तो जैसे हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की इन द सेम टाइम, क्या हुआ भाई? हेलो, क्लियर है? तो मैं ये बोल रहा था कि जो भी गैस हमने लिया, ए गैस, उसके ऊपर टोटल चार्ज तो 0 था। अगर मुझे कैथोड रेज मिल गई, ठीक है, जिनके ऊपर नेट चार्ज नेगेटिव है, तो ये बात पक्की है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल भी मिले होंगे, और वो जो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल हैं उनसे हमें आगे अगले सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, एंड दैट इज नोन एज प्रोटॉन। तो अब जो अगला टॉपिक है दैट विल बी द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की यूजिंग कैथोड रेज, अब हम प्रोटॉन की डिस्कवरी करेंगे। उसके लिए इसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप को थोड़ा सा बदल दिया गया, ठीक है। चलिए, सो अगला जो टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक, दैट विल बी द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में सेटअप एकदम सेम है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। मैं वही सेम सेटअप बना देता हूँ, बस समझाने इम्पोर्टेंट है या समझना इम्पोर्टेंट है कि कैसे प्रोटॉन को खोजा गया होगा, ठीक है। मैं वही सेम चीज लगा देता हूँ जो मैंने बोला, ठीक है। पहले एक बेसिक सेटअप तो बनाना ही है, तो बेसिक सेटअप में मैंने जैसे बनाया था वो वैसा बना देता हूँ, ठीक है, जितना मैंने आपको कैथोड रेज के दौरान बताया। तो मान लेते हैं ये अलग निकल आया है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये अगेन एनोड है और ये अगेन कैथोड है। एनोड रेज, कैथोड रेज तो आपने देख ही लिया है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये वैक्यूम है, आप उसके अंदर कोई भी गैस भरे हुए, मान लेते हैं एक गैस भरा है आपने, प्रेशर इज वेरी लो, सो प्रेशर इज अगेन इन द रेंज ऑफ 10⁻⁴ mm ऑफ Hg, ठीक है। ये सब चीजें कांस्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एमीटर है जहाँ पे आप डिफ्लेक्शन को नोट करेंगे, ठीक है। एक चीज तो आपको पता चल गई, मैं थोड़ा कलर फॉर्मेट बदल रहा हूँ क्योंकि दोनों रेज अलग अलग है। तो एक चीज तो आपको पता चल गई कि ये वाली रेज जो है ये कैथोड रेज है, इलेक्ट्रॉन की बीम है जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं बोलूं कि ए गैस जो था, ए गैस, वो तो टूट के क्या दे रहा था, A+ गैस एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो हमें आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन A+ गैस के जितने भी पार्टिकल होंगे वो सब, ये जाएगा, ये नेगेटिव पार्टिकल था, ये गया था पॉजिटिव की तरफ, A+ तो पॉजिटिव पार्टिकल है, ये सारे के सारे A+ किस तरफ भागेंगे, ये सारे के सारे A+ अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे, नेगेटिव की तरफ। तो आपको ऐसा लगेगा कि जितने A+ हैं वो सब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से ओरिजिनेट होते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हैं। तुम बोलो सर इसका कोई कलर दिखता है क्या, तो भैया इनका कोई कलर नहीं दिखता। जैसे कैथोड रेज का तो फिर भी कई लोगों ने ये मतलब बोला है कि ब्लू कलर की रेज दिखती हैं, बट एनोड रेज में कोई कलर नहीं है। तो एनोड रेज में मुझे अब अपने सेटअप में, मुझे अपने जो क्या कहते हैं कैथोड है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी प्लस, हेलो, तो जितने भी प्लस वाले पार्टिकल्स हैं जो जैसे मूव करेंगे, तो हमें बात पक्की है कि अगर मुझे इनको आइडेंटिफाई करना है तो मुझे इनको यहाँ पे मैं अगर एक क्या कहते हैं ZNS की कोटिंग कर दूं,
तो मुझे जितनी बार ये टकराएंगे इस ZNS सरफेस के ऊपर, मान लेते हैं ये ZNS की कोटिंग है या फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, तो जितने भी A+ इसके ऊपर टकराएंगे आपको एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा, ठीक है, जितने भी A+ इस पर टकराएंगे। अब तुम बोलो सर कि A+ इसके ऊपर टकराएंगे कैसे, वो तो कैथोड पे जाके एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे या कैथोड पे जाके अपना चार्ज ट्रांसफर कर देंगे। तो हम कैथोड को परफोरेटेड ले लेते हैं। मतलब परफोरेशन का मतलब क्या है, जैसे अगर आप अभी ये तो साइड व्यू है, अगर आप टॉप व्यू में कैथोड को इस टाइप की एक डिस्क से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लेते हैं ये मेटल प्लेट कैथोड है, तो परफोरेशन का मतलब क्या है कि आप इसके अंदर बहुत सारे छेद कर दीजिए, जैसे घर में चाय वगैरह छानने के लिए छलनी होती है ना, वैसे तो आप इसके अंदर बहुत सारे होल कर दीजिए, तो ये कहलाता है परफोरेशन, ठीक है, परफोरेटेड, ठीक है। परफोरेटेड का मतलब बहुत सारे होल्स हैं उसके अंदर, तो जितने भी होल्स होंगे उन होल्स के थ्रू जो आपका A+ है वो निकल जाएगा और वो आगे यहाँ पे टकरा जाएगा, ठीक है, और आपको ब्राइट स्पॉट देखने को मिल जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो जब हम डायरेक्टली नहीं देख पाते तो फिर हम ऐसे फोटो सेंसिटिव मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी वाला, कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जो क्या कहते हैं जिसको आप देखते हो, दैट इज, अगर आप उसके पीछे जाएं खोले तो वो जिंक सल्फाइड की कोटिंग होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसे ZNS की कोटिंग कर दूं इस सरफेस पे, तो ये बात पक्की है कि जैसे ही A+ इसके ऊपर टकराएंगे आपको हर बार एक ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा। दैट मीन्स ये बात पक्की है कि नेगेटिव पार्टिकल ही अकेले नहीं बन रहे हैं, मतलब केवल और केवल रेड कलर वाले जो मैंने रेड से दिखाया है वही नहीं बन रही है, ठीक है, केवल कैथोड रेज ही नहीं बन रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में, जबकि पॉजिटिव पार्टिकल भी बन रहे हैं जो कि प्लस से मतलब एनोड से ओरिजिनेट होते हैं और कैथोड की तरफ जाते हैं। अगर मैंने कैथोड को परफोरेटेड कर रखा है तो ऑफ कोर्स इन सब परफोरेशंस के थ्रू ये जाके और बाहर यहाँ पे टकरा के और आपको इल्यूमिनेशन दिखाएगा। तो ये बेसिस समझ में आना चाहिए कि कैसे आइडेंटिफिकेशन हुआ, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो जैसे ही मुझे ये ब्राइट स्पॉट मिलने लग गए, हेलो फिर से समझाइए सर। हाँ, तो जैसे ही क्या कहते हैं मेरे को क्या कहते हैं ब्राइट स्पॉट मिले तो मैं बोल पाऊंगा 100%, क्योंकि मैं इसका फोटो खींच लूंगा। जो भी आदमी मेरे से बोलेगा कि भाई कैसे मिले, आपने कैसे देखा पॉजिटिव को, मैं बोलूंगा देखो भाई ये दिख रहा है पॉजिटिव, आप खुद आके देख लो, मैं अभी स्विच ऑन करता हूँ, आप खुद देख लो, आपको ब्राइट स्पॉट दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर रेज है जो कि एनोड से मतलब ओरिजिनेट होती हैं और कैथोड की तरफ जाती हैं, दे आर नोन एज व्हाट, एनोड रेज। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्लियर है? तो ये एनोड रेज कहलाती है। तो एनोड रेज का टिपिकल डायग्राम ये है। बाकी बुक्स के अंदर एनसीईआरटी के अंदर एक बढ़िया डायग्राम बना होगा, आप जरूर देखिए। आज मेरी क्लास खत्म होने के बाद, हाँ बोलो। एनोड रेज का आविष्कार किसने किया था फिर? एनोड रेज का आविष्कार देखो भाई सीधी बात है, थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट दिया आपको, ठीक है, लेकिन अब थॉमसन ही क्या कहते हैं ये काम करे जरूरी नहीं है। जैसे मान लेते हैं जिस आदमी ने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताया, हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो सुन लो। तो एक एक्सपेरिमेंट मैंने बनाया, जैसे रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल बनाया था, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। बोर्ड ने कुछ भी नहीं किया, बोर्ड ने केवल रदरफोर्ड के मॉडल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया और बोला अब ये मेरा मॉडल है। उसी तरीके से ये मॉडल कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट का मॉडल बनाया तो था थॉमसन ने, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एनोड रेज को आइडेंटिफाई करने वाला काम वो किया था एक दूसरे साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था गोल्डस्टीन। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया काम है, ठीक है। तो समझ रहे हो मेरी बात? तो ऑफ कोर्स नीट में मतलब सर फिर से बताइए नाम क्या था? है साइंटिस्ट का नाम मैंने बोला ना, गोल्डस्टीन नाम E. Goldstein, sir, E. Goldstein. ठीक है, ये इसका मतलब आविष्कारक माना जा सकता है, ठीक है, समझ नहीं बात? तो एक्सपेरिमेंट तो देखो थॉमसन का है। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की शुरुआत किसने की? थॉमसन ने, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसी एक्सपेरिमेंट को कॉपी कर लिया और एनोड रेज को आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब मेरे नाम पे एनोड रेज जानी जाएंगे, ठीक है। वैसे तो शुरुआत किसकी की गई है? थॉमसन की। थॉमसन इज द मेन, थॉमसन से, ठीक है, लेकिन दूसरे आदमी थॉमसन ने कैथोड रेज नहीं बनाया, एनोड बनाया, मतलब एनोड रेज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो जिसने आइडेंटिफाई किया उसने बोला अब मैं
इस टाइप से, ठीक है, क्लियर है बात? ओके Yes, sir. ठीक है सर। ओके सर, तो ये हो गया आपका बेसिक आइडिया, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वाला। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो ऑफ कोर्स इसमें आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी सब प्रॉपर्टीज सेम है कि दे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये बात पक्की है, ठीक है। दे आर कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये बात भी पक्की है, ठीक है। दे आर हैविंग पार्टिकल नेचर, दे विल कास्ट शैडो, मतलब उनमें शैडो बनाने की कैपेबिलिटी है, ठीक है। ये एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो अगर बीच में आप एक व्हील रख दोगे तो व्हील रोटेट भी करता है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। ऊपर से अब अगर हम बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर मुझे चर्चा करनी चाहिए आपके साथ, क्योंकि ये सब चीजें तो किसी भी किताब में लिखी है, इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है कि सर प्रोटॉन कहाँ है, यहाँ तो प्रोटॉन है नहीं, यहाँ तो गैस का आयोनाइज पार्टिकल है। तो प्रोटॉन यहाँ पे इस पॉइंट से देखा गया कि भाई इस केस में जो चार्ज पार्टिकल है उनका नेचर बदलता है। Are you getting the point? So the property of cathode rays deviates with nature of gas. ये पॉइंट पे विशेष ध्यान दें जो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स एनोड मतलब कैथोड रेज में ये पॉइंट मैंने क्या लिखवाया था कि आप कोई भी गैस ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैथोड रेज सेम होता है। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एनोड रेज जो है, सॉरी उल्टा लिख दिया, कैथोड नहीं एनोड रेज, हाँ। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो एनोड रेज है उनकी प्रॉपर्टी बदलती है गैस के साथ। क्यों बदलती है भाई? देखो खुद देखो, अगर मैंने ए गैस लिया था तो ए गैस बनाएगा ए प्लस, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने बी गैस लिया तो बी गैस बनाएगा बी प्लस एन इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने सी गैस लिया तो सी गैस बनाएगा सी प्लस गैस एन इलेक्ट्रॉन। आप मेरी बात समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन तो सेम है, इट इज सेम, दैट मीन्स कैथोड रेज सेम है, उनमें कोई भी गैस ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका जो भी एनालिसिस होगा वो सेम होगा। बट एनोड रेज में दिक्कत है क्योंकि ए प्लस का मास अलग होगा। अगर मैंने हाइड्रोजन लिया है तो H प्लस बनेगा, अगर मैंने ऑक्सीजन लिया है तो A प्लस बनेगा, अगर नाइट्रोजन लिया है तो N प्लस बनेगा। तो इनका जो मास है वो फिक्स नहीं, चार्ज फिक्स है, ये बात पक्का है। Q इज सेम या Q इज फिक्स बट मास इज व्हाट वेरिएबल। जब मैं एनोड रेज के Q/M की बात करूंगा, स्पेसिफिक चार्ज की बात करूंगा, तो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग स्पेसिफिक चार्ज आएंगे। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं? बोलिए। सर बीच में हाँ सर, Yes, sir. साउंड आ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा। भाई सब लोग एक बार अपना माइक बंद कर लें, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। माइक बंद कर लीजिए एक बार सभी लोग प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है, ताकि लोग समझ पाए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मसूद अहमद लकार, आप अपना माइक बंद कर लें प्लीज। मसूद जी आपके माइक से नॉइस आ रही है, आप थोड़ा बंद कर लीजिए। तो भाई आप लोग मानते नहीं हो यार। मसूद अहमद लकार भाई अपना माइक बंद कर लो। अफजलुर रहमान आप भी अपना माइक बंद कर लें। जितने भी लोग हैं जो ज्वाइन किए वो अपना माइक 2 मिनट के लिए बंद करें, मैं एक इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहता हूँ प्लीज। मसूद अहमद जी अभी तक नहीं माने हैं। एनीवे चलिए, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब मान लेते मैंने हाइड्रोजन गैस लिया, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस क्या बनाएगा H प्लस, ठीक है। अगर मैंने ऑक्सीजन गैस लिया वो क्या बनाएगा O प्लस। अगर मैंने नाइट्रोजन गैस लिया तो वो क्या बनाएगा N प्लस। इन सब में चार्ज तो बराबर है बट इनका मास अलग अलग है। हाइड्रोजन का मास क्या है 1 ग्राम, मतलब 1 है, 1 यूनिट है। ऑक्सीजन का मास क्या है 16 यूनिट है। नाइट्रोजन का मास क्या है 14 यूनिट्स है। तो ऑफकोर्स जब मास अलग अलग होंगे तो Q/M की वैल्यू तो अलग अलग आएगी ना। लेकिन जो कैथोड रेज थी उन सब में हम केवल इलेक्ट्रॉन को देख रहे थे, तो गैस कोई भी हो इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है। तो इस केस में हमें सेम Q/M मिला था, ठीक है।
जो कि फिक्स था। लेकिन जब हम एनोड रेस की बात करेंगे तब मुझे सेम वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि चार्ज तो सेम मिलेगा नो डाउट, बट मास वेरिएबल है, उस गैस की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। इसलिए मैंने लिखा है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रेज डेविएट्स विद नेचर ऑफ गैस। दैट मीन्स जो भी आप गैस लोगे उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी, समझ रहे हो, उसका Q/M डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स अभी तक हम इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल नहीं बोल सकते, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल हम कब बोल पाएंगे, जब कोई फिक्स चीज ही निकले, तब ना वो फंडामेंटल है। अब अलग अलग गैस में अलग अलग चीजें निकल रही हैं, तो उनको हम कैसे बोल दें कि वो प्रोटॉन है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसके ऊपर काफी ज्यादा टाइम लगा प्रोटॉन तक पहुंचने में। इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना आसान था, क्योंकि कोई भी गैस लो, कोई भी सेटअप लो, वो इलेक्ट्रॉन तो मिल ही जाएगा आपको, और वो सेम है, चाहे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से निकला हो, चाहे हाइड्रोजन से निकला हो, चाहे नाइट्रोजन से निकला हो, निकला तो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन इज सेम। बट प्रोटॉन तो कहीं नहीं निकला, प्रोटॉन तो वैसे भी आप जानते हो, बेसिक आइडिया है आपको, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस तो टूटता नहीं है केमिकल प्रोसेस के दौरान, है कि नहीं। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी उतनी आसानी से नहीं हो पाई, क्यों, क्योंकि जो भी हमने एनोड रेस बनाई उनका Q/M वेरिएबल है। दैट मींस व्हाट आई कैन से, फॉर एनोड रेस इट्स Q/M, द स्पेसिफिक चार्ज, इट इज वेरिएबल इन नेचर। समझ में आ रही बात? ओके, तो ये सर प्रोटॉन, हाँ सर प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, थोड़ा बता दीजिए। सुन लो, मैं वही तो बता रहा हूँ। मैं बोला ना कि अगर आप मेरे को पेशेंटली सुनेंगे, तो जब मैं आपको मौका दूंगा डाउट पूछने का, तब तक काम हो चुका होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं वही आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रोटॉन की डिस्कवरी इतनी आसानी से नहीं हो पाई, क्यों, क्योंकि हमें जो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, Q/M वेरिएबल मिला, ठीक है। तो फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, लोगों ने 50 जितनी भी गैस अवेलेबल थी सबको यूज किया, ठीक है, और सबके लिए Q/M लिया। समझ में आ रही बात? जब सबके लिए Q/M लिया, तब जाके उन्हें पता चला कि हाइड्रोजन गैस एक ऐसी गैस है, ठीक है, जिसके लिए इस Q/M की वैल्यू मैक्सिमम और आ रही है। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे कम मास का एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है, तो मास की वैल्यू मिनिमम आएगी हाइड्रोजन के केस में। समझ में आई बात? तो जब हाइड्रोजन केस को हमने बेसिस बनाया, तो हमें ये पता चला कि हाइड्रोजन का जो Q/M होता है दैट इज मैक्सिमम, और बाकी लोगों का जिसका भी हमने Q/M निकाला वो हमेशा उस मैक्सिमम का डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 4, जैसे ऑक्सीजन का डिवाइड बाई 16, नाइट्रोजन का डिवाइड बाई 14, सल्फर का 32 एटॉमिक मास तो डिवाइड बाई 32, ये आ रहा है। दैट मीन्स एक बेसिस जो हम बना सकते हैं वो क्या है कि हाइड्रोजन के केस में जो चीज निकली वो मिनिमम मास की थी, उससे छोटे मास की चीज नहीं बन सकती। तो हाइड्रोजन के केस में जब हम ये सेम एक्सपेरिमेंट कराते हैं, तो जो चीज बनती है पॉजिटिव चार्ज वाली, दैट इज नॉन एज प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को ऐसे ही खोजा गया। बहुत शोर हो रहा है भाई, ठीक है, मेरे को मेरी आवाज सुनाई नहीं, ऐसे कैसे होगा भाई, दिक्कत है। एनीवे, सो आप समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि देखो हाइड्रोजन के लिए जब आपने ये काम किया, तो मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस है, उससे बन रहा है H+ गैस, N इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हाइड्रोजन के लिए जो इसके लिए Q/M आएगा दैट इज मैक्सिमम। व्हाई? बिकॉज इसका जो मास है वो है 1 AMU, और ये सबसे मिनिमम मास है, इससे ज्यादा। तो अगर डिनोमिनेटर सबसे छोटा है तो Q/M सबसे बड़ा होगा, दिस इज मैक्सिमम। समझ में आ रही बात? ओके, तो हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू मैक्सिमम आती है, तो इसको बेस बनाया गया। तो हाइड्रोजन से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो जो पॉजिटिव चार्ज बचता है दैट इज नॉन एज प्रोटॉन, ठीक है। बाकी और कोई भी गैस आप लेंगे तो हमेशा वो किस फॉर्म में आएगा, जैसे अगर मान लेते हैं मैंने लिया हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना है 4, मतलब उसका जो पार्टिकल है He+, वो हाइड्रोजन से 4 गुना ज्यादा बड़ा है, मतलब उसका जो Q/M आएगा वो इस मैक्सिमम वैल्यू के डिवाइड बाई 4 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये वैल्यू मैं फिक्स कर सकता हूँ कि ये वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी गैसेस हैं, उन सबका जो Q/M होगा
पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट का, वो हमेशा इस मैक्सिमम वैल्यू के डिवाइड बाय n की फॉर्म में होगा, ठीक है, जहां पे n क्या है, एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। अब मेरी बात आपकी समझ में आ रही है, प्लीज बोलिए। Yes, sir. यस सर। सर प्लीज Yes. तो इस अभी तरीके से कैनल रेस क्या है सर? क्या है, कैनल रेस। हाँ ठीक है, तो कैनल रेज, एनल रेज, ये सब नाम है इनके, ठीक है, इनके अलग नाम है। जैसे कैथोड रेज को कई लोग कैनल रेज भी बोलते हैं, एनोड रेज को कई लोग एनल रेज भी बोलते हैं, ठीक है, ये इनके नाम है। आप कोई भी बुक, मैंने बोला ना, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें पता चल जाएगी, लेकिन जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो चीज आपको एनसीईआरटी में लिखी हुई नहीं मिलेगी, वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, समझ रहे हो मेरी बात। तो जो Yes, चीज sir. इंपॉर्टेंट है, जो मेन बेस है पूरे टॉपिक का, वो तो आपको आपका क्लियर होना पड़ेगा ना यार। बाकी सब चीजें तो चलो ठीक है, मैं आपको मटेरियल दे दूंगा, मैं आपको किसी भी तरीके से याद करवा दूंगा, बट जो चीज समझने वाली है उसका बेसिस आपको क्लियर होना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। सो प्रोटॉन की डिस्कवरी इस तरीके से हुई, और नो डाउट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से प्रोटॉन की डिस्कवरी बाय डिफॉल्ट ज्यादा, मैं कहूँ टीडीएस है, ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि प्रोटॉन के केस में चीजें बदलती हुई दिखाई दी, जबकि क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन के केस में हर बार में सेम ही पार्टिकल मिला, तो वो आसानी से आइडेंटिफाई हो गया। बट एनोड रेज या प्रोटॉन की डिस्कवरी एक डिफिकल्ट जॉब था, ये बात ठीक है। अगेन जब चार्ज की बात की गई तो चार्ज ऑन सर प्रोटॉन, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है सर, बहुत ज्यादा। क्या मैं बताऊं मेरे हाथ में क्या है ये बताइए। मेरा हाथ में ये है कि मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब लोग अगर ये कह देते हैं अपना माइक खोल के बैठे, चलो मैं एक बार बोलता हूँ सर माइक नहीं बंद किया सर इसलिए। चलो एक बार मैं बोलता हूँ, अरे ठीक है, प्लीज मैंने यहाँ पे अपना माइक बंद दिए। हाँ यार देखो सीधी बात है। हेलो, अरे सर क्लास में बहुत डिस्टरबेंस है, ये माइक का बहुत लोग खोल के और अजीब अजीब सी आवाजें हैं, ठीक है। 2-3 लोग हैं वो माइक ही बंद नहीं कर रहे, एक आदमी कौन है मैं बताता हूँ, ठीक है। आप जरा एक बार जो मॉडरेट कर रहा है उसको बोलिए कि वो, जो मॉडरेटर है जो, वो आई थिंक कर सकता है सबका। हम्म 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 हम्म। आई थिंक बच्चे बच्चे सर क्लास अचानक से ऑफ हो गई क्या? हाँ भाई, तो मैंने ये मतलब जो आपका फीडबैक है वो मैंने दे दिया है सर को, ठीक है। तो वो जो बदरपुर की टीम है और जो पाथर कंडी की टीम है वो आपकी हेल्प करेगी इस मामले में उन लोग। और ये अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि जो 2 से 3 वाली क्लास आपकी प्लान थी, वो 2 से 3 वाली क्लास ऑनलाइन मोड में नहीं होगी। और दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि जितने भी लोगों के डाउट है, ठीक है, बदरपुर में तो बहुत ही अच्छा क्लास चल रहा है। आई थिंक
उदयपुर के स्टूडेंट जो है वो बहुत बढ़िया क्लास कर पा रहे हैं स्मार्ट रूम में बैठ के। पाथरकंडी में आई थिंक क्लास नहीं हो रहा है या कोई दिक्कत है तो वो जल्दी सॉर्ट आउट कर ली जाएगी। और आपको स्मार्ट रूम में क्लास करने के लिए मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि सर, आप वहाँ गुवाहाटी पे के? आके क्लास करिए। ठीक है। हेलो सर गुवाहाटी के? गुवाहाटी में क्या दिक्कत है भाई? गुवाहाटी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या दिक्कत है? नहीं सर, आई मीन यूएसटीएम पे पास नहीं होगा क्या? कौन सा वाला? अरे देखिए, जो पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है कि जो आपकी 2 से 3 वाली क्लास थी ना, किसी भी आई थिंक आपके शेड्यूल में जो लिखा हुआ है 2 to 3 PM क्लास, वो ऑनलाइन मोड में नहीं होगा, वो ऑफलाइन मोड में होगा। मतलब उसके लिए आप क्या कहते हैं, जब स्कूल पे आएंगे तब काम हो जाएगा आपका। दूसरा चीज़ ये है कि मान लेते हैं आप गांव में हैं, आपको दिक्कत है, आपके डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, आपका इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है, आपको दिक्कतें हो रही हैं, तो बदरपुर का जो अपडेट है वो ये है कि बदरपुर में तो लोग आके बढ़िया क्लास कर पा रहे हैं अपने स्मार्ट रूम में। पाथरकंडी में आई थिंक थोड़ा अभी अपडेट नहीं है मेरे पास कि वहाँ पे स्मार्ट रूम ऑन हुआ है नहीं, तो एक बार मैं अपडेट लेके आपको कल की क्लास में जरूर बता दूंगा या मैसेज कर दूंगा इंडिविजुअली। तो जैसे ही दोनों जगह पे अपने पास स्मार्ट रूम फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप अगर आ सकते हैं तो आप डायरेक्ट स्कूल में आके क्लास करिए। तीसरी चीज, क्लास के बाद कभी भी, क्योंकि एक एक परमानेंट फैकल्टी डाउट के लिए वहाँ पे हमने रखा हुआ है, ठीक है, तो कभी भी आप जब भी फ्री हो, मान लेते हैं सुबह आप फ्री नहीं है, शाम को आप फ्री नहीं है, जब भी आपका फ्री टाइम हो आप डायरेक्टली स्कूल में आके उन फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तीसरा प्रोविजन जो मैं खुद अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि भैया आपके डाउट रह जाते हैं, आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आप सबके पास है, नहीं है तो बताइए, मैं फिर लिख देता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है, आप बिल्कुल भाई साहब मेरा नंबर ले लीजिए और अपने सारे डाउट इस पे भेज दीजिए करिए। ये लो, ये मेरा नंबर मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है, 8003173135। आप इस पे सीधा अपना डाउट भेजिए, ठीक है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है भाई साहब, तीसरी चीज ये है कि ऑनलाइन मोड में जब भी आप क्लास करें तो भैया केवल और केवल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ऑनलाइन मोड में क्लास करवाने की। एज ए स्टूडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप क्लास के एथिक्स को समझें, ठीक है। आपको अगर बोला जा रहा है अपना माइक बंद करें तो कर लें, और आप थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि ये क्लास नहीं है। अगर क्लास होती है तो मुझे सामने दिख जाता है कि ये बच्चे को दिक्कत हो रही है, मैं उसे पकड़ सकता हूँ, मैं उससे खुद पूछ सकता हूँ कि भैया बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन मोड में मेरे को कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है, और मैं ऐसे आपके पास में नहीं हूँ, तो आपको थोड़ा समझना चाहिए एज ए स्टूडेंट कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आपके जितने भी डाउट हैं, क्योंकि मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि बच्चों को क्या क्या डाउट आते हैं, तो मैं बेसिक क्लियर कर दूंगा। अगर फिर भी आपके डाउट रह जाते हैं तो भाई आपको मौका दूंगा। अगर क्लास के अंदर मौका आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप फिर भी पेशेंस रखिए, आपके लिए ऑफलाइन डाउट क्लासेस है, आपके लिए मैं खुद अवेलेबल हूँ, आप अपने डाउट कभी भी पूछ सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं बोलूँ कि मैं आपको डाउट नहीं बता रहा, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जितना मेरे से हो पाएगा मैं मैक्सिमम आपकी हेल्प करने के मूड में हूँ, ठीक है। लेकिन अब आप अगर आप क्या कहते हैं गुस्से में आके अपना माइक ऑन कर दें और उसमें कुछ कुछ बातें करने लग जाए और उसको पंखे के सामने रख दें और एक अजीब सी आवाजें आए, तो उससे क्या है कि आप अपना लॉस तो कर ही रहे हो, मेरा भी टाइम का लॉस हो रहा है और बाकी बच्चों का भी लॉस हो रहा है जो कि पेशेंटली पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्लीज समझिए इस बात को, ठीक है। अपना लॉस देखिए, आप अपना लॉस कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है, लेकिन आपकी वजह से अगर दूसरों का लॉस हो तो यार ये तो बहुत बहुत गलत बात है ना यार, ठीक है। तो प्लीज मतलब आप ऐसा ना करें, थोड़ा पेशेंस रखें। आपके सारे डाउट, आपकी सारी दिक्कतें मैं सॉल्व करने के मूड में हूँ, मैं बोल ही रहा हूँ आपसे, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं सॉल्व करूंगा, आप टेंशन मत लो। जितना हो पा रहा है अभी हाल फिलहाल उतना आप लोग करते हैं, ठीक है। और जो जो नहीं हो पाएगा, जो रह जाएगा, तो उसके लिए ऑफलाइन क्लासेस है ना भाई, क्यों नहीं है, ठीक है। उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ ना भाई, 24 घंटे हूँ मैं, तो आपसे 1.5 घंटे ही मिल रहा हूँ ना। आप क्लास तो 3 घंटे ही कर रहे हो, 4 घंटे, रिमेनिंग 20 घंटा है आपके पास। आप रात को 2 बजे 3 बजे जब भी आपको दिक्कत हो अपना डाउट भेज दीजिए, जब भी मैं फ्री होऊंगा आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो समझिए, भावनाओं को समझिए भाई साहब, ठीक है, ठीक है। तो प्लीज अपने माइक जो है वो बंद रखिए। जब भी आपको दिक्कत है मैं आपको समय दूंगा सेशन का, डाउट पूछ लीजिए, आप डाउट पूछ सकते हो अपना,
ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो भाई सब चीजें हैं आपके पास। क्लियर? चलो, तो ये समझ में आया सबको भाई साहब इतनी बात। अब हाँ सर। एनोड रेज में या प्रोटॉन तक के पार्ट में किसी को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज बताएं। कोई भी, चाहे वो अपने गांव में हो, चाहे वो स्कूल के अंदर हो, कहीं भी हो, आप बस बताओ। अगर आपको दिक्कत है प्लीज बताएं। ये मत बोलो कि सर माइक में आवाज नहीं आ रही, इंटरनेट कनेक्शन खराब है, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, सब्जेक्ट में, टॉपिक में कोई दिक्कत है तो बताएं प्लीज। सर कोई प्रॉब्लम नहीं। सर प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना है? हाँ, प्रोटॉन के लिए मैं वही लिख रहा था, लेकिन अब बीच में ये सब हो गया। चलिए, तो प्रोटॉन के ऊपर आप Q निकाल लीजिए प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन के लिए जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का होगा, क्योंकि चार्ज कैन neither be created nor be destroyed। अगर मैं न्यूट्रल था, मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेरे को पता है, तो प्रोटॉन के ऊपर उतना ही चार्ज होगा जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा, लेकिन प्लस साइन के साथ होगा। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये हो गया आपका प्रोटॉन का चार्ज। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1 AMU के बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली, और उसको आप बोल सकते हैं 1.67 के अप्रोक्सीमेटली, एंड 10⁻⁻27 किलोग्राम। सो दिस इज द चार्ज, दिस इज द मास। सो ऑफ कोर्स जो स्पेसिफिक चार्ज आपको मिलेगा प्रोटॉन का, और प्रोटॉन दैट विल बी इक्वल टू QP/LP। आप दोनों को सॉल्व कर लीजिए, निकाल लीजिए। ये अराउंड 9.5 9.6 इंटू 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम के लगभग आएगा। सो इट इज अराउंड, मतलब दोनों को डिवाइड करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग ही आएगा। सो 9.57 या 58 जितना मुझे याद है, 9.58 इंटू 10⁻⁻7 कूलम पर किलोग्राम, इतना आपके सामने आ जाता है। बोलिए, क्लियर? सर यस सर। बोलो। सर प्रोटॉन का तो हर गैस के हिसाब से तो अलग अलग आना चाहिए सर, तो एक स्पेसिफिक हम कैसे बिल्कुल, निकालते अरे हैं? अरे अरे अरे, वही तो मैं तुम्हें समझा रहा था। देखो तुम समझे नहीं, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ भाई साहब। ये किसी बुक में नहीं लिखा है, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि अलग अलग गैस तुमने लिया तो अलग अलग A+, B+, C+ बनेगा, जिनका मास अलग अलग होगा, तो उनका तो Q/M अलग अलग आएगा ना भाई। ठीक है, तो Q/M अलग अलग आ रहा है। अब ये समझ लो तुम, Q/M अलग अलग आ रहा है, तो मुझे किसी न किसी एक को बेसिस देना पड़ेगा। या तो मैं बेसिस दूं उसको जिसका Q/M मिनिमम हो, या फिर मैं बेसिस दूं उसको जिसका Q/M मैक्सिमम हो। ठीक है, तो मैक्सिमम Q/M निकल के आता है हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्योंकि सबसे छोटा पार्टिकल है, तो Q/M मैक्सिमम उसका आया। तो इसलिए हमने ये बोला कि जब हाइड्रोजन गैस आप लोगे और वो जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा दैट विल बी प्रोटॉन। ठीक है? ठीक है सर। और कोई बात? सर फिर से बोलिए नहीं। देखो एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। देखो ये एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिया एक बार हाइड्रोजन गैस, एक बार मैंने लिया हीलियम गैस। ठीक है, दोनों के केस को डिफाइन करता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या बना के देगा? H+ गैस। हीलियम गैस क्या बना के देगा? He+ गैस। हाइड्रोजन गैस के लिए चार्ज कितना होगा? E। इसके ऊपर चार्ज भी कितना होगा? +E। दोनों का ही चार्ज E है, ये +E के बराबर है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मास कितना होगा? हाइड्रोजन का मास होगा 1 AMU के लगभग, लेकिन हीलियम का मास क्या होता है? 2He4। तो मास क्या होता है? 4 AMU। अब बताइए कि हाइड्रोजन का जो Q/M है वो आएगा E/1 AMU के हिसाब से, लेकिन हीलियम का जो Q/M है वो आएगा E/4 AMU के हिसाब से। आएगा या नहीं? बोलो। तो हाइड्रोजन के केस में क्योंकि मिनिमम मास है तो ये वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम। जबकि हीलियम के केस में क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो Q/M की वैल्यू क्या आएगी? डिवाइड में। दिस इज सेम एज 1/4 टाइम्स ऑफ Q/M ऑफ हाइड्रोजन। बोलो, समझ में आ रहा है नहीं? यस सर। तो मैं यही सब समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि जब अलग अलग गैस आप लेते हो तो प्लस वाले जो भी चार्ज बनेगा उसका Q/M अलग अलग आएगा। तो हमें कहीं ना कहीं तो बेसिस सेट करना पड़ेगा ना भाई। अगर मैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ढूंढ रहा हूं तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मास मिनिमम होना पड़ेगा ना। बोलो।
Yes, स्मॉलेस्ट sir. पार्टिकल का मास मिनिमम, और मिनिमम मास किसका? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन वाले पार्टिकल को हमने बेस मान लिया है, ठीक है। तो बाकी पार्टिकल का हमेशा इसी फॉर्म में आएगा। मैं किसी भी पार्टिकल का Q/M निकालूं पॉजिटिव चार्ज वाले का, फॉर एनी पार्टिकल XYZ, ठीक है, दैट विल ऑलवेज कम एज Q/M ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई 1/n, हमेशा 1/n की फॉर्म में आएगा। जैसे हीलियम था 4 गुना था तो 1/4 आया, ऑक्सीजन होगा तो वो 16 टाइम्स होगा, वो 1/16 आएगा। दैट मीन्स मैक्सिमम Q/M इज कमिंग फ्रॉम हाइड्रोजन। व्हाई? बिकॉज द मास ऑफ हाइड्रोजन इज मिनिमम। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोलिए। Yes, sir. Clear, तो sir. ये yes, sir. ये समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो फिर वो जो भी आपकी किताब में लिखा है, जो भी मैं इसके अलावा समझाया एनोड रेज में, वो किसी काम का नहीं है, वो कोई भी जानता है, ठीक है। बट आपको आप फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए please। किसको किसको सर वो फिर से रिपीट कर देंगे प्लीज, नेटवर्क प्रॉब्लम से ठीक से सुनाई नहीं पा रहा। चलो ठीक है, फाइनल। सभी लोग अपना माइक बंद करें, सुने। देखो, जब मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं तो पॉजिटिव चार्ज का मास जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। अलग अलग गैस के केस में मास जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो हमें जो बेस बनाना पड़ा, वो बेस किसको बनाना पड़ा? जिसका मास मिनिमम है। मिनिमम मास किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। तो हाइड्रोजन गैस जब मैंने लिया इसी एक्सपेरिमेंट में, तो जो मेरे को पार्टिकल मिला, मैंने उसको फंडामेंटल पार्टिकल अनाउंस कर दिया। व्हाई? बिकॉज उसके लिए मास मिनिमम है, उसका Q/M की वैल्यू मैक्सिमम है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर मिनिमम है तो फिर वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो हाइड्रोजन गैस के लिए Q/M की वैल्यू जो होती है, ये जो मैंने यहाँ पे इस एग्जांपल से एक्सप्लेन किया, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। तो दूसरे किसी भी गैस के लिए जब आप Q/M निकालोगे, दैट विल ऑलवेज बी डिवाइड बाई n, जहां पे n क्या होगा? उस गैस का मास। समझ रहे हो? हाइड्रोजन गैस का मास 1, अगर आपका मास 16, तो आपका Q/M क्या आएगा? 1/16 टाइम्स ऑफ Q/M ऑफ हाइड्रोजन। समझ नहीं बात? और हाइड्रोजन एटम को अगर आप इमेजिन करें, अगर हाइड्रोजन एटम को आपको इमेजिन करवाऊं, तो हाइड्रोजन एटम को आपने कैसे पढ़ा है? ऐसे ही पढ़ा है ना, कि न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन है पहली ऑर्बिट में। अब खुद सोचिए, अगर हाइड्रोजन में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, तो मेरे को क्या मिलेगा? केवल न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर केवल क्या है? न्यूक्लियस के अंदर केवल एक प्रोटॉन। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन इज द मोस्ट सूटेबल गैस फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटेशन। चलिए भाई, समय समाप्त हो रहा है आज का, ठीक है। आपकी अगली क्लास भी है, अगली क्लास मैथ बायो दोनों ठीक ही है। तो आपको 2 लिंक है, जिस लिंक से अभी आप पढ़ रहे हो उस लिंक से आपको बायो पढ़ाई जाएगी, और मैथ वाले लोगों के लिए एक अलग से लिंक ग्रुप में शेयर कर दी गई है। तो मैथ वाले लोग नई लिंक का प्रयोग करें, और जो अभी वाली लिंक है, मेरी वाली जो लिंक है, ये वाली, इस क्लास वाली, उसी का इस्तेमाल करके आप बायो की क्लास कर सकते हैं, ठीक है। बायो के लिए उमेर सर आपका इंतजार कर रहे हैं, और उमेर सर का इंतजार आप लोग भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जैसा कि मुझे पता चला है, ठीक है। चलिए, तो आप फिर उमेर सर से बात करें, अपन लोग फिर आगे की बात अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, प्लीज मतलब मेरे को डायरेक्टली भेजें, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.